की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिगोक्सिन के बारे में। डिगोक्सिन इज ए कार्डियक ग्लाइकोसाइड। इसका यूज कहाँ पे है? तो डिगोक्सिन इज यूज टू ट्रीट एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, डिगोक्सिन क्या करेगा? लेनोक्सिन नाम से आता है। हार्ट फेल्योर में या फिर हार्ट कमज़ोर पड़ जाता है तो ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ाता है। तो ये एट्रियल फिब्रिलेशन जब हो रहा होगा कि वो एट्रिया फास्ट फिब्रिलेट हो रहे हैं, फिब्रिलेशन हो रहा है उनमें फास्ट वो क्या हो रहा है? सिस्टोल डायस्टोल साइकिल चल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में डिगोक्सिन ट्रीट करने के लिए यूज़ करा जाता है। जो ये फिब्रिलेशन वगैरह है इनमें अगर क्वेश्चन आगे पूछा जाए तो एक तो होता है सिस्टोल, है ना, एक होता है डायस्टोल। सिस्टोल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन को, मांसपेशियां सिकुड़ती हैं उसको हम बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस को बोलते हैं सिस्टोल। और डायस्टोल क्या होता है? डायस्टोल होता है रिलैक्स। तो अगर पूछा जाए इंपॉर्टेंट क्या है तो बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सिस्टोल। सिस्टोल में क्या होगा? पंप करेगा। हार्ट के लिए पूछा जाए हार्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है तो हार्ट के लिए इंपॉर्टेंट डायस्टोल होता है। आप काम कितना करते हो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, खुद के लिए काम करते हो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो बॉडी को अपन एक ऑर्गेनाइजेशन मान लेते हैं, है ना, एक कंपनी मान लेते हैं। इस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो तो आप जितना काम कर रहे हो वो कंपनी के लिए प्लस है। तो ये काम को हम सिस्टोल मान लेते हैं। तो ये काम जो कंपनी के लिए कर रहे हो ये कंपनी के लिए तो प्लस है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कंपनी के लिए आपका काम करना। बट आपके खुद के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? काम के बाद में रेस्ट करना, ताकि आपकी खुद की बॉडी को रिलैक्सेशन मिले, उसको रेस्ट मिले। तो ये जो हार्ट का रिलैक्सेशन है दैट इज डायस्टोल। और डायस्टोल में ये हार्ट की जो सप्लाई होती है ना, हार्ट के मसल्स की सप्लाई होती है वो डायस्टोल में होती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि हार्ट की मायोकार्डियम को ब्लड कब सप्लाई होता है? तो रेस्टिंग फेज में होता है। सेम कंपनी के लिए, कंपनी वाला एग्जांपल से समझें तो कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट आपका काम है और आप खुद के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो आपके लिए आपका रेस्ट, आपकी खुद की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सिंक्रोनाइजर स्विच इज इन द ऑन पोजिशन एसेंशियल टू अवॉइड पोटेंशियल डैमेज ऑफ इंड्यूसिंग वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ड्यूरिंग कार्डियोवर्जन। अभी हमने बात करी थी कि यह डिफिब्रिलेटर है, वो आपने कोड ब्लू करके बुलाया। क्यों? क्योंकि पेशेंट वाज अनरिस्पॉन्सिव। उसमें देंगे क्या? उसमें एक 300 जूल का या फिर सर्टेन जूल्स का एक करंट जाता है एक टाइप का। तो अभी ये करंट जाता है तो इसमें क्या क्या आपको सावधानियां रखनी होती है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए मल्टीपल पेशेंट्स हो सकते हैं, है ना। तो हमारी खुद की सेफ्टी पहले ज़रूरी है। तो सेफ्टी ज़रूरी है तो हमें पता होना चाहिए कि हम सेफ़ कैसे रह सकते हैं। तो हमें सेफ़ रहने के लिए क्या पता होना चाहिए कि एक तो स्विच ऑन होना चाहिए सिंक्रोनाइजर का, ठीक है, ताकि जब आप प्रेस करोगे तब भी वो करंट डिलीवर होगा। दूसरा क्या करना होगा कि उसके जो पर्सन है वो हो सकता है कोई लोहे की ट्रॉली पे हो, क्योंकि अपनी जो ट्रॉलियाँ होती है वो जनरली लोहे की होती है, और अगर आप उस पर करंट दे रहे हो तो कोई भी आपका पार्ट या कोई भी बॉडी पार्ट आपका खुद का उसके टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है? करंट लग सकता है। तो सिंक्रोनाइजर स्विच मस्ट बी ऑन पोजिशन एसेंशियल टू पोटेंशियल डैमेज इंड्यूसिंग वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ड्यूरिंग कार्डियोवर्जन। ठीक है। अब एक ड्रग आती है एमिड्यूरेन। एमिड्यूरेन का क्या फ़ायदा है? तो एमिड्यूरेन इज यूज्ड फॉर वेंट्रिकुलर अरिथमियाज। क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल है, वन लाइनर है, याद रख सकते हो, डिगोक्सिन और ये। ठीक है। इनिशिएट डिफिब्रिलेशन इज इफेक्टिवली फंक्शन ऑफ डिमांड पेसमेकर। तो ये इनिशिएट डिफिब्रिलेशन है, इसके बारे में बात करें तो ये डिफिब्रिलेशन, फिब्रिलेशन क्या होता है? हार्ट का फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करना। अब ज़्यादा फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसमें क्या है, जो इसका रेस्टिंग फेज है वो कम होगा। इसका रेस्टिंग फेज कम होगा तो ये फटीग में चला जाएगा। कोई भी आदमी, अगर आप चलते हो तो 2 किलोमीटर पैदल चल सकते हो, वॉक कर रहे हो तो। अचानक से अगर आप एथलीट नहीं हो और रूटीन वर्कर नहीं हो तो अगर आपको बोल दिया जाए कि आप 2 किलोमीटर तक दौड़ो तो आप 1 किलोमीटर तक मान लो दौड़ सकते हो। उसके बाद में क्या होगा, वो जो मसल्स है वो फटीग में चली जाएंगी और हो सकता है आप 2 किलोमीटर से पहले आप धराशायी हो जाओ। ठीक है। तो सेम चीज़ क्या हो सकती है कि सेम चीज़ हार्ट के साथ में हो सकती है। हार्ट की मांसपेशियाँ दौड़ने लग जाएं, तेज़ी से चलने लग जाएं, उसको हम बोलेंगे फिब्रिलेशन। अब फिब्रिलेशन रोकने के लिए क्या करना होता है? डिफिब्रिलेट करना है। आपको एक हार्ट के ऊपर झटका लगाना है, करंट लगाना है, शॉक लगाना है, तो उससे क्या हो जाएगा
कि वो डिफिब्रिलेट हो जाएगा। तो ये जो पेस मेकर्स होता है, पेस मेकर क्या होता है कि हार्ट के अंदर खुद का पेस मेकर होता है, एक तो एसए नोड बोलते हैं, एसए नोड फेल होता है तो एवी नोड होता है, एवी नोड फेल होता है तो जो बंडल ब्रांच होता है, बंडल ऑफ हिस होता है, फाइबर्स होते हैं, सबके अलग अलग पेस मेकर्स हैं, है ना। तो ये सारे पेस मेकर्स अगर मान लो फेल हो जाएं या फिर प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं तो हम बाहर से पेस मेकर लगा देते हैं। अब बाहर से पेस मेकर लगाएंगे तो उसका क्या है कि उसमें एक फंक्शन होता है कि हार्ट अगर मान लो तेज़ी से गलती से दौड़ने लग गया, फिब्रिलेट करने लग गया, तो ऐसी सिचुएशन में हम झटका लगा देगा, वो झटका डिलीवर करेगा। तो ये फंक्शन इसका ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो इफेक्टिवली वो पेस मेकर डिमांड पेस मेकर है वो एक, अगर मान लो उसको रीडिंग, उसमें क्या है कि सेंसर रहता है, वो सेंस करता रहेगा कि ये फिब्रिलेशन स्टार्ट, तो वो क्या करेगा, एक शॉक डिलीवर करेगा, हार्ट है वो नॉर्मल पोजीशन, वो नॉर्मल उस पर काम करने लग जाएगा वापस, ठीक है। पेस मेकर प्लान ऑफ केयर फॉर क्लाइंट हु हैड ए परमानेंट फिक्स पेस मेकर इज टीच क्लाइंट टू कीप डेली एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ द पल्स। देखो नर्सिंग में एक प्रॉपर नर्सिंग एक्शन ये भी माना जाता है कि आपको टीच करना होता है पेशेंट को कि आपको घर जाके क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या आपको काम करना है, क्या नहीं करना, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो पेस मेकर का क्या है कि पेस मेकर क्या है कि हार्ट के जो रेट है ना, किस पेस पे हार्ट को काम करना है, उस पेस को कंट्रोल करना है। तो अब पेस को कंट्रोल करना तो आपको उसको बताना होता है कि आपको एक एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ पल्स का रखना होता है ताकि पता चले कि ये इसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, नहीं है, इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्वेश्चन पूछा गया है कार्डियोवर्जन के बारे में कि कार्डियोवर्जन किन किन चीज़ों के लिए आप यूज कर सकते हो। तो अगर एट्रियाज फास्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है, उसके लिए यूज कर सकते हैं। सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, टेकिकार्डिया मतलब हार्ट बीटिंग फास्ट है और उसका ओरिजिनेट है वो वेंट्रिकल से ऊपर हो रहा है, एसवीटी है। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है विद पल्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हार्ट में सिस्टम होता है एसए नोड टू एवी नोड टू बंडल ऑफ हिस, बंडल ब्रांच। तो अब ये बंडल ब्रांच है ना, बंडल ब्रांच ब्लॉक, अगर मान लो राइट और लेफ्ट की जो बंडल ब्रांच है उनमें कोई ब्लॉक हो गया, इंटरफेयर्स विद द कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स फ्रॉम एवी नोड्स और वेंट्रिकल सप्लाइड बाय अफेक्टेड बंडल। तो वेंट्रिकल्स तक अगर मान लो अफेक्टेड बंडल है, वो वेंट्रिकल साइड वाला एवी नोड का जो है वो बंडल तक नहीं पहुंच रहा है, तो उस वेंट्रिकल तक नहीं पहुंचेगा, तो ये क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा कंडक्शन को, ठीक है। तो कंडक्शन थ्रू वेंट्रिकुलर राइड्स, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो ईसीजी है उस ईसीजी में चेंजेस आएंगे और वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमें मिलेगा, ठीक है। वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्यों मिलेगा ये तो हम डिटेल में कंसर्निंग टॉपिक में बात कर चुके हैं, पर उसमें सिंपली बात समझे तो दो वेंट्रिकल है, दोनों वेंट्रिकल को क्या करना है, एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना था। एक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गया, दूसरे में क्या है कि ये ब्लॉक था तो वो कर नहीं पाया, तो ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स था वो कैसा हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। सिंपल, आपको इतना याद रखना है। अब एट्रोपिन क्या करता है, तो एट्रोपिन ब्लॉक करता है वेगल स्टिमुलेशन को, और वेगल स्टिमुलेशन ब्लॉक हो जाएगा तो ऐसे नोड है, तो इससे क्या हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ेगी। हार्ट रेट को कंट्रोल अगर वेगल स्टिमुलेशन होगा तो हार्ट रेट बढ़ेगी। एट्रोपिन है, एट्रोपिन ड्रग होती है, वो क्या करती है, ब्लॉक्स द वेगल स्टिमुलेशन, ठीक है। कहाँ से, तो ऐसे नोड से, ये एन है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये इसका स्टिमुलेशन ब्लॉक हो गया, तो वेगल ब्लॉक हो गया, तो इससे क्या होगा, हार्ट रेट है वो बढ़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अब क्या हो रहा है, वेंट्रिकल से वो फास्ट धड़क रहे हैं, है ना, सिस्टोल डायस्टोल उनमें फास्ट हो रहा है। और ये क्या होता है, ये मेजर कंसर्निंग चीज़ है। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होता है, वीटी होता है, वो अगर प्रॉम्प्टली ठीक नहीं किया गया और वो डायग्नोस नहीं करा गया तो वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है। इसका कारण क्या है, विल कॉज इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज एंड देन डेथ विद इन ए मिनट्स बिकॉज ऑफ हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड टू द ब्रेन। वेंट्रिकल्स क्या है कि वेंट्रिकल्स ज़्यादा स्पीड से अगर धड़क रहे हैं तो उसमें क्या है, वेंट्रिकल को खुद को रेस्ट करने के लिए टाइम नहीं मिला, वेंट्रिकल ने डायस्टोल है उसका छोटा हो गया। अब डायस्टोल छोटा हो गया तो उसमें ब्लड कम आया, ठीक है। ब्लड कम आया तो क्या होगा, ब्लड पंप भी कम हुआ, और ब्लड पंप कम हुआ तो क्या होगा,
हार्ट के ब्रेन के पास में सप्लाई नहीं पहुंचेगी, और ब्रेन के पास सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो ब्रेन कैन बी डेड विद इन 3 to 4 मिनट्स। ठीक है, तो डिफिब्रिलेशन और CPR अंटिल डिफिब्रिलेशन इज पॉसिबल, डिफिब्रिलेशन मस्ट बी स्टार्टेड या इनिशिएटेड इमीडिएटली, क्योंकि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या है कि एट्रियल फिब्रिलेशन में तो चल जाता है, क्योंकि एट्रिया से ब्लड कहाँ आना है, वेंट्रिकल में, थोड़ा बहुत ग्रेविटी से आ जाता है, थोड़ा बहुत वैसे आ जाता है, काम चलता रहता है। बट अगर मान लो वेंट्रिकल्स में ये स्टार्ट हो गया फिब्रिलेशन तो ये जानलेवा होता है, कारण क्योंकि ये इफेक्टिव ब्लड नहीं पंप कर पाता। सो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज प्रायोरिटी और इमीडिएट केयर। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर आप टैकीकार्डिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एट्रियल वाला थोड़ा चलता है बट वेंट्रिकुलर वाला बिल्कुल नहीं चलता, इसमें 3 से 4 मिनट का टाइम है, अगर नहीं कुछ हुआ तो पेशेंट में डाई। कंप्लीट AV ब्लॉक रिजल्ट्स देयर इज ए डिक्रीज सेरेब्रल सर्कुलेशन, और उसके वजह से मरीज क्या होगा, दिमाग के पास में सप्लाई नहीं गई तो पेशेंट कैन फेंट, चक्कर खा के गिर सकता है, सिनकोप आ सकता है। अब शॉक क्या होता है, शॉक का मैंने आपको एक लाइन में याद करने के लिए बोला था, सीवियस कोलैप्स, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स इज शॉक, मतलब ब्लड है वो पहुंचा नहीं, परफ्यूजन नहीं हुआ, ब्ला ब्ला, उसमें काफ़ी टर्म्स देते हैं, बट सिंपल एक लाइन याद रखनी है, तो कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स इज शॉक। तो इन कार्डियोजेनिक शॉक का मतलब क्या हुआ, हार्ट के फेलियर की वजह से जो शॉक होगा उसको हम इज द फेलियर ऑफ पेरिफेरल सर्कुलेशन कॉज्ड बाय इनइफेक्टिव पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। तो कार्डियोजेनिक मतलब, जेनिक मतलब जेनेसिस, कार्डियो मतलब हार्ट, तो हार्ट से निकलने वाला शॉक, तो हार्ट से निकलने वाला शॉक मतलब हार्ट का जो पंप है वो फेल कर गया, तो उससे क्या होगा, पेरीफेरी में ब्लड नहीं पहुंचा और सर्कुलेशन नहीं हुआ इनइफेक्टिव पंपिंग की वजह से, तो इसको हम बोलेंगे कार्डियोजेनिक शॉक। अब नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन। डायूरेटिक्स कब यूज करते हैं हम, जब एक्सेसिव फ्लूइड हो बॉडी में और उसको हमें निकालना हो, ठीक है, या फिर किडनीज कम फंक्शन कर रही हो, उनके फंक्शंस को हमें सपोर्ट करना हो। तो जैसे ही यूरिन ज़्यादा निकलेगा, यूरिन अपने साथ में क्या लेकर जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स, और इलेक्ट्रोलाइट्स लेकर जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाएंगे, कम, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन। तो सिंपल डायूरेटिक थेरेपी से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन हो सकता है। अब डिगोक्सिन क्या करता है, हार्ट, इट इज ए कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ाता है। इसके थेराप्यूटिक इफेक्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हार्ट के पास से ब्लड अच्छा पंप होगा, किडनीज के पास में ज़्यादा जाएगा, किडनीज से क्या होगा, डायूरेसिस होगा, डिगोक्सिन इंक्रीजेज किडनी परफ्यूजन, हार्ट ने पंप अच्छी रेट पे करा तो किडनी के पास में ब्लड ज़्यादा जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे किडनी परफ्यूजन अच्छा हुआ, और उससे क्या हुआ, यूरिन का फॉर्मेशन अच्छा हुआ। ठीक है, एडेमा कम होगा, क्यों, क्योंकि यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, और यूरिन आउटपुट बढ़ जाने से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट और यूरिन आउटपुट बढ़ गया तो किडनी परफ्यूज हो रही हैं और यूरिन ज़्यादा बाहर निकल रहा है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट में फ्लूइड जा रहा था वो बाहर निकल गया। हार्ट का पंपिंग है वो इफेक्टिव होने लग गई, बॉडी के पास ब्लड अच्छा पहुंचने लग गया, तो पल्स है, हार्ट को कम काम करना पड़ेगा, हार्ट को कम काम करना पड़ेगा तो पल्स रेट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल एक लाइन याद रखनी है कि ये हार्ट की इफेक्टिव पंपिंग को बढ़ा देगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक का मतलब हार्ट की पंपिंग को इफेक्टिव बनाना, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव आइनोट्रोपिक। ठीक है, इफेक्ट एंड विक्रोनोट्रोपिक एंड ड्रोक्रोनोट्रोपिक इफेक्ट ऑफ डिगोक्सिन। ठीक है, पल्स रेट है वो सिंपल एक वर्ड में याद रखें, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ गई, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इफेक्टिव हो गई, तो उससे क्या हो गया कि बॉडी के पास में सर्कुलेशन अच्छा हो गया, बॉडी के पास में सर्कुलेशन अच्छा हुआ तो दिमाग के पास में सेंस किया जाएगा सर्कुलेशन ठीक है, रेट कम कर सकते हैं, तो रेट कम कर दी जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें हम नर्सिंग टीचिंग आफ्टर कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। मैंने आपको बोला था कि एक वेसल में बीमारी होती है तो उसको हम बोलते हैं सिंगल वेसल डिजीज, है ना, एक वेसल रुकी हुई है, तो 2 होती है तो डीवीडी, और डबल वेसल डिजीज, और 3 वेसल होती हैं तो टीवीडी। ये 3 वेसल के बाद में हमारा इंडिकेशन होता है कि आपको कहाँ क्या करना है, कोरोनरी आर्टरी का बाईपास ग्राफ्ट करना है, जो कि हम कार्डियो वाले चैप्टर में डिटेल में देख चुके हैं। इसके बाद में नर्सिंग टीचिंग के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सम एडेमा इन द लेग यूज्ड फॉर डोनर ग्राफ्ट इज एक्सपेक्टेड आफ्टर विद एक्टिविटी। ठीक है, तो ग्राफ्ट जहाँ से लिया गया वो पैर से लिया गया है ना,
तो पैर से वेन का ग्राफ्ट लिया गया तो उसके बाद में थोड़ी बहुत एडेमा है वो कॉमन है, थोड़ी सूजन आ सकती है, ठीक है। तो ये टीचिंग है। टीचिंग मतलब नर्सेज को पता होना चाहिए और वो कंसर्निंग पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि पेशेंट से मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरेक्ट नर्स ही कर रही होती है। तो उसको पता होना चाहिए कि अगर पैर से कोई वेन ली गई है तो अगर वहाँ से वेन ली गई है तो छोटी मोटी स्वेलिंग आ सकती है। डोनर ग्राफ्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्राफ्ट यहाँ से लिया गया है ना, तो उससे सूजन आ सकती है। INR आपको देखते रहना होता है, क्योंकि आपने क्या कर रखा है कि आपने कोगुलेशन को कम कर रखा है ताकि ब्लड का क्लोट कम जमे, क्योंकि ये क्या है, आर्टिफिशियल ग्राफ्ट है, तो ये ग्राफ्ट ब्लॉक नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या कर रखा है, INR वो देख वारफेरिन स्टार्ट कर रखा है, जिसके बारे में हमने बात करी थी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या चेक करना होता है, INR। INR क्यों करेंगे? क्योंकि इंटरनेशनली नॉर्मलाइज रेशियो है जो कि सब लेब्स का सेम होता है। APTT एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इज यूज्ड टू इवेल्युएट इफेक्ट ऑफ इफेरिन। ये दोनों हम पहले भी बात कर चुके हैं और ये दोबारा भी आ गए, ठीक है। ड्यूरिंग एंटीप्लेटलेट थेरेपी क्लोपिडोग्रिल मॉनिटर द क्लाइंट फॉर एपिस्टेक्सिस और इमेरेज। सिंपल है, एंटीप्लेटलेट थेरेपी से क्या होगा कि कोगुलेशन, वही पहले क्या होता है, फिब्रिन्स बनते हैं, उसके जाल बन जाते हैं, उसमें आके प्लेटलेट्स अटकती हैं तो वहाँ पे क्लोट हो जाता है। अब क्या प्लेटलेट्स नहीं है तो अगर मान लो कोई छोटी मोटी ट्रोमा है या फिर कोई ये वेसल्स खुल जाए नाक से नेजल ब्लीड स्टार्ट हो जाए, उसको हम बोलेंगे एपिस्टेक्सिस, और कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है उसको हम बोलते हैं हेमरेज। तो अगर प्लेटलेट्स एंटीप्लेटलेट थेरेपी दे रहे हो तो ब्लीडिंग हो सकती है, तो वो आपको चेक करते रहना होता है। यही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के कैसे पूछ सकता है, पेशेंट इज ऑन एंटीप्लेटलेट थेरेपी, पेशेंट इज ऑन क्लोपिडोग्रिल, व्हाट चेंजेस नर्स कैन एक्सपेक्ट, या फिर व्हाट थिंग्स कैन हैपन। तो एपिस्टेक्सिस हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, वो उसको मॉनिटर करना होता है। और क्या कर सकते हैं उसमें, और चेक करने के लिए पूछ सकते हैं कि आपको IM इंजेक्शन लगाना है नहीं लगाना है, तो आपको नहीं लगाना है अनटिल अनलेस आपको कोगुलेशन प्रोफाइल पता हो, ठीक है। हिपेरिन इज इफेक्टिव व्हेन APTT इज ट्वाइस द यूजुअल डोज वैल्यू, ठीक है। ये हम पहले बात कर चुके हैं, हो चुका है अपना। पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शनिंग, ये भी अपना हो चुका है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ MI इज डिसअरिथमिया, ये क्वेश्चन नया है। डिसअरिथमिया मतलब हार्ट की जो रिदम्स हैं वो कभी टेकी कभी ब्रेडी, तो ये MI के बाद में हो सकता है, क्योंकि हार्ट की जो एक वाल है जिसमें MI हो गया वो वाल काम नहीं करेगी, तो वहाँ से क्या है कि इम्पल्स कभी ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। तो डिसअरिथमियाज आर मोस्ट कॉमनली सीन आफ्टर MI, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन इज चेक पल्स डिस्टल टू इंसर्शन साइट। ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया और ये हमने पहले डिस्कस कर लिया अच्छे से डिटेल में, ठीक है। अब हम बात करते हैं नर्सिंग टीचिंग फॉर नाइट्रोग्लिसरीन फॉर एंजाइना। एंजाइना क्या होता है, चेस्ट पेन, है ना। तो चेस्ट पेन है, एंजाइना है, उसमें क्या हम देते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, वो उससे विनोडाइलेशन करेगी और विनोडाइलेशन से जो स्पाज्म में आर्टरीज आ रही थी या फिर जो ब्लॉकेज हो रहा था वो ओपन हो जाएगा और उससे पेशेंट को रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो बिफोर फिजिकल एक्टिविटी प्लेस 1 टेबलेट अंडर द टंग एंड रिपीट द डोज आफ्टर 5 मिनट्स इफ पेन अकर्स। पुरानी पिक्चरों में आपने देखा होगा कि एक हार्ट का पेशेंट बताते हैं, वो पेशेंट है वो गिर जाता है, उसके हाथ में एक डिब्बी होती है, वो दूर गिर जाती है, वो उसको लेने के लिए कोशिश करता रहता है, पहुंच जाता है तो जिंदा बच जाता है, नहीं पहुंचता तो एक्सपायर हो जाता है, या फिर वो जो विलेन जिसको रोल दे रखा होता है वो उसकी डिब्बी छीन लेता है। तो ये क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन ही थी। नाइट्रोग्लिसरीन क्या है कि इमीडिएट एक्ट करती है, जैसे पेशेंट की हार्ट की सप्लाई अच्छी चाहिए, तो पेशेंट कोई भी काम करने वाला है तो आप फिजिकल एक्टिविटी से पहले उसको 1 टेबलेट दे सकते हो, फिर भी दर्द होता है तो फिर से आप डोज रिपीट कर सकते हो 5 मिनट्स के बाद में, ठीक है। इन कोरोनरी ऑक्लूजन पेशेंट हार्ट मसल इस्चेमिया इज प्राइमरी कॉज ऑफ पेन। सिंपल, हमने पहले भी बात करी थी और डिटेल टॉपिक में भी बात कर चुके हैं ये, कि जहाँ पर भी ब्लड की सप्लाई रुकेगी उससे आगे सप्लाई कम रहेगी तो उसको हम बोलेंगे इस्चेमिया, और इस्चेमिया से क्या होगा, उस जगह की सेल्स हैं वो मरना स्टार्ट हो जाएंगी, तो डाई ऑफ क्राइंग नर्व्स, क्राइंग सेल्स, ठीक है, क्राई ऑफ डाइंग सेल्स, तो जो मर रही है सेल्स, उन सेल्स की क्राई को हम पेन बोलते हैं, ठीक है। इस्चेमिया कॉजेज टिश्यू इंजरी एंड रिलीज ऑफ केमिकल्स सच एज ब्रेडिकाइनिन दैट स्टिमुलेट्स सेंसरी नर्व्स एंड प्रोड्यूस पेन। सिंपल है, अभी जो मैंने बोला क्राई ऑफ डाइंग नर्व्स, उस जगह की सप्लाई कम है तो वहाँ पर क्या है, जो सेल्स हैं वो सेल्स
डिस्ट्रॉय होंगी और डिस्ट्रॉय होंगी तो सेंसरी नर्व्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगी पेन, ठीक है। रिपोर्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ ब्रीदिंग डिफिकल्टी अकर्स ड्यू टू एम्लोडिपिन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में अगर मान लो सांस लेने में परेशानी हो रही है तो आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करवाना चाहिए। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम लोग रूटीनली किस में काम में ले रहे होते हैं, हाइपरटेंशन में यूज़ ले रहे होते हैं, ठीक है। अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है मोर रिस्क, ये ब्लैक पीपल्स ब्लैक रेस जो एक नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर होता है। वैसे इंडिया में हम लोग तो मिक्स रेस है ना, हम लोग वी आर नॉट ब्लैक वी आर नॉट वाइट, है ना, विटिश कलर के हैं, तो ये हमारे लिए लागू नहीं होता। बट अगर रेसिज्म की बात करें, रेसेस के बारे में बात करें तो ब्लैक रेसेस आर मोर प्रोन फॉर हाइपरटेंशन, ठीक है। डिस्चार्ज टीचिंग पेशेंट हु इज टेकिंग सिम्वास्टेटिन, ये स्टेटिन जहाँ पे आ गया तो मतलब ये क्या है, लिपिड लोवरिंग ड्रग्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसके साथ में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सन रिएक्शंस के लिए तो अवॉइड प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द सन, है ना। आइज के कंटिन्यूस चेकअप करवाते रहें, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से कंटिन्यूस मिलते रहें। स्किन में अगर कोई कलर चेंजेस होते हैं, ग्रे ब्रॉन्ज कलर होते हैं, तब भी आपको क्या करना होता है, डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है। रेस्ट्रिक्टेड फूड फॉर इस्चेमिक हार्ट डिजीज, ये 3 चेंजेस तो हो गए अपने इसके लिए, सिम्वास्टेटिन के लिए, लिपिड लोवरिंग ड्रग के लिए, और नेक्स्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं इस्चेमिक हार्ट डिजीज, मतलब हार्ट की जो मसल्स हैं उनके पास में ब्लड सप्लाई कम हो रही है, तो उस पेशेंट्स में आप क्या क्या चीज़ें रोकोगे, ठीक है। तो फैट्स कम देंगे, रेड मीट, बीफ, चिकन फ्रोथ, ठीक है। एनरिच होल मिल्क जिसमें फैट्स ज़्यादा है तो सब में फैट्स कम देंगे। लीवर एंड अदर ग्लैंडुलर ऑर्गन मीट्स, तो जो जिन में फैट्स ज़्यादा हैं वो सारे के सारे आपको स्टॉप करने हैं। एप्रोप्रिएट फूड फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ठीक है, ये सिंपल है। ग्रीन सलाड्स ऑलिव ऑयल के साथ में, ये कार्डियो प्रोटेक्टिव माने जाते हैं। टूना फिश जो स्पेसिफिक फ़िश है, वैसे अपने यहाँ नहीं मिलती है अमेरिकन पॉपुलेशंस के लिए, अगर वहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है तो सोल्यूबल फाइबर्स, सीरियल मिल्क विद स्किम मिल्क, ये सारे के सारे हम डिटेल में टॉपिक्स में बात कर चुके हैं कि हमें ये सीरियल्स क्यों यूज़ करने हैं, हमें ये क्यों यूज़ नहीं करने हैं। सिंपल अगर बात करें तो लिपिड्स को हमें कम करना है ताकि जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स हैं वो बॉडी में कम बने, ठीक है। तो सैलेड वगैरह खाएंगे तो ये कम बनेंगे, ठीक है। टूना फिश से भी माना जाता है। सीरियल्स अगर ज़्यादा होंगे तो कॉन्स्टिपेशन कम होगा, कॉन्स्टिपेशन कम होगा तो फैट्स ज़्यादा निकलेंगे। वो कोलेस्टेरामाइन जो बाइल एसिड सीक्रेटागोग है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट फॉर इंक्रीज इनटेक ऑफ फाइबर एंड फ्लूइड विद ए प्रिस्क्रिप्शन ऑफ कोलेस्टेरामाइन बिकॉज कॉजेज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कम रहेगा तो फैट्स हैं वो अच्छे अमाउंट में डिस्चार्ज होंगे, स्टूल्स के साथ में ज़्यादा अच्छे अमाउंट में निकलेंगे, तो उसके लिए वो यूज़ करना होता है। नर्सिंग टीचिंग टू हार्ट डिजीज क्लाइंट अबाउट कोलेस्ट्रॉल, डिक्रीज व्हेन अनसैचुरेटेड फैट्स आर सूटेबल अबाउट कोलेस्ट्रॉल। तो इसमें क्या रहता है कि आपको क्या करना है कि अनसैचुरेटेड फैट्स है ना, उनको सब्सटीट्यूट करना होता है सैचुरेटेड फैट्स से, ठीक है। सिंपल है। वालसर्टन क्या है, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, तो ARBs है, ये ARBs भी लिखते हैं इनको, है ना। वालसर्टन क्या करता है तो लोअर्स द ब्लड प्रेशर, ठीक है। वालसर्टन के बारे में, इनके बारे में एक वो भी पूछा जाता है कि इनसे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी होती है, तो जो अभी हमने पहले बात करी थी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, उस पर क्या करना है, जो भी डॉक्टर है उससे वापस कंसल्ट करवाना है, ठीक है। वेसोडायलेटर कंसिडर इफेक्टिव व्हेन BP चेंजेस फ्रॉम 150 से 126, मतलब जो नॉर्मल रेंज में आ गया तब हम मानते हैं कि वेसोडायलेटर्स आर इफेक्टिव, ठीक है। वेसोडायलेटेशन विल लोअर द BP, वेसोडायलेटेशन से क्या होगा, जो टोन है वो कम हो जाएगी, सर्कुलेटिंग वॉल्यूम है वो इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ACE इनहिबिटर इज कफिंग, ये क्वेश्चन है क्योंकि इसका जो ये ACE इनहिबिटर्स हैं इनका इफेक्ट लंग्स पर भी होता है, ठीक है, तो इससे ड्राई कफिंग स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन है टिपिकली पूछा जाता है, टू प्रिवेंट ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन फ्रॉम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, मतलब ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है कि पेशेंट अगर मान लो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में सडन चेंज करता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि बॉडी के जो यहाँ पर अपर सिस्टम में क्या होते हैं, बैरो रिसेप्टर्स होते हैं,
तो वो क्या अच्छे फंक्शनल होते हैं, तब तो क्या कोई परेशानी नहीं है, आप लेटे थे अचानक से खड़े हो जाते हैं, दौड़ लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बट जब ये रिसेप्टर्स कम काम कर रहे होते हैं, सेंसेशन कम होते हैं, तब क्या होता है कि बॉडी सेंस करने में थोड़ा टाइम लगाती है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि बीपी सडन फॉल हो सकता है। तो वो जो पोजीशन चेंज करने से बीपी फॉल होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपो, मतलब कम, टेंशन मतलब बीपी कम होना, ठीक है। तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन फ्रॉम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, पेशेंट नीड टू सिट। तो इसमें क्या है कि बॉडी को आपको चांस देना है कि वो एक्लेमेटाइज हो जाए, कि वो उस नया जो पोजीशन है उससे व्यवहारिक हो जाए, उसके अनुसार ढल जाए। तो आपको क्या बोलना है कि आप सडन नहीं उठ के भागेंगे, आप उठेंगे, फिर बेड के एज पे बैठेंगे 5 मिनट के लिए और फिर खड़े होके फिर चलेंगे। उससे क्या है कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन नहीं होगा। और क्या कर सकते हैं, यूज इलास्टिक बैंडेज इफ पेशेंट फील्स डिस्कम्फर्ट फ्रॉम थाई हाई एंटी एम्बोलिज्म। ये इलास्टिक बैंडेज, क्रेप बैंडेज, ये जनरली क्या होता है वीनस इनसफिशिएंसी में यूज़ कर रहे होते हैं। वीनस ब्लड अगर मान लो वेरिकोस वेन है या फिर वाल्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे वेन्स के पैरों के, तब क्या होता है वहाँ पे ब्लड पुलिंग हो जाती है, तो उसके लिए आप इलास्टिक बैंडेज बांध सकते हैं। दूसरा आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं इनको, जब आपको लगता है कि पेशेंट कोई एंटी एम्बोलिज्म, आपको स्टॉकिंग्स लगाने हैं, मतलब कि पेशेंट प्रोलॉन्ग बेड रिडन है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि उसमें वीनस थ्रोम्बोसिस स्टार्ट हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए भी ये सपोर्ट मैकेनिज्म होता है, ठीक है। नर्सिंग टीचिंग फॉर एंटी एम्बोलिज्म स्टॉकिंग, पुट द स्टॉकिंग ऑन बिफोर गेटिंग आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग। मतलब आपको क्या करना होता है कि जब तक आप लेटे हो तब तक तो क्या है कि ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही, तो हार्ट को ज़्यादा पंपिंग एक्शन में परेशानी आ नहीं रही, और जो पैरों का ब्लड है वो आराम से ऊपर की तरफ आ रहा है। बट जैसे आप खड़े होंगे तो ग्रेविटी से क्या हो जाएगा कि ग्रेविटी से नीचे की तरफ ब्लड की पुलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और उस पुलिंग से क्या होगा कि वहाँ पे ब्लड इकट्ठा होगा, और ब्लड इकट्ठा होने से वहाँ पे क्या हो सकता है, क्लोटिंग हो सकती है, और उस क्लोटिंग से क्या हो सकता है कि वो क्लोट डिस्क्लोज करके एम्बोलाइजेशन हो सकता है। तो आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले उनको बोलो कि स्टॉकिंग्स हैं वो बेड से बाहर निकलने से पहले पहन लें, ताकि जो ब्लड है वो वहाँ पे पूल ना हो, और पूल नहीं होगा तो वहाँ पे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कम होगा, वहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन कम होगा, तो पेशेंट कैन रोम अराउंड। रेडनेस एंड स्वेलिंग एट द काफ मसल विद पेन आफ्टर सर्जरी इंडिकेट्स थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। ये होते हैं मोजेज साइन और होमान साइन, ये दोनों क्या है, साइन है, और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए यूज करे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि काफ मसल पे आप पल्पेट करके देखते हो या फिर पैसिव स्क्वीजिंग करके देखते हो, तो पेशेंट को क्या होता है, पेन होता है, तो ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है। रीजन सेम ही है, ब्लड वहाँ पे रुका, एंडोथेलियल वाल्व वहाँ की डैमेज्ड है और प्रोलॉन्ग पेशेंट बेड रिडन है। ऐसी स्थिति में वहाँ का ब्लड है वो खून पड़ा पड़ा उसका थक्का बन सकता है, और उसको हम वेसल्स में सूजन आ सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं थ्रोम मतलब थक्का, थक्का बनने से, फ्लेबम मतलब वेसल, आइटिस मतलब सूजन, खून का थक्का बनने से उस नस में सूजन आने से जो दर्द और रेडनेस होगा उसको रेडनेस एंड स्वेलिंग बोल रखा है। इसमें मोजेज और होमान 2 साइन होते हैं, ठीक है। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो बेड रेस्ट, ठीक है, वो बेड रेस्ट पहले भी कर रहा है और दोबारा से बेड रेस्ट, बट उसमें सर्टेन चेंजेस करेंगे हम। लेग्स एलिवेट कर देंगे ताकि वहाँ से पैरों के नीचे 2 तकिए लगा दिए, फिर पैर जो फुट एंड है बेड का वो रेज कर दिया, तो उससे क्या होगा, ब्लड है वो ग्रेविटी से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या करना होता है कि इसमें आपको इमीडिएटली डॉपलर वगैरह या फिर इन्वेस्टिगेशंस करवाना है पेशेंट को। थ्रोम्ब वो जो बना हुआ है वो कहीं वहाँ से निकल के हार्ट में ना चला जाए, ब्रेन में ना चला जाए, तो आपको एम्बोलस के लिए सावधानी बरतनी होती है, मोस्ट कॉमनली पल्मोनरी एम्बोलस के लिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो क्लॉट है वो वहाँ से निकल के ऊपर चला जाए, तो आपको तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, जो फुट एंड है वो एलिवेट करना है, और पेशेंट को स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट के लिए बोलना है, ठीक है। 3 चीज़ें करनी होती है। अब क्लिनिकल फाइंडिंग ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के बारे में बात करें, सिंपल आइटिस लगते 5 चीज़ें आपको ढूंढना चालू करना होता है, पेन, रेडनेस, टेम्परेचर, स्वेलिंग एंड लॉस ऑफ फंक्शंस। अब इनमें से क्या क्या मिलती है देखते हैं। पेन मिल गया, कहाँ पे, पैरों में, तो काफ पेन। रेडनेस मिल गया,
लोकलाइज टेम्परेचर मिल गया, और डिसकंटिन्यूस द इफ्यूजन ऑफ इफ साइन ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। अगर मान लो वहाँ से आपने कोई कैनुला लगा रखा है ना, और वहाँ से कोई इन्फ्यूजन्स जा रहे हैं, तो आपको तुरंत क्या करना है, उसको स्टॉप करना है, ताकि वहाँ पे जो थक्का बना हुआ वो आगे न चला जाए, ये एम्बोलस न बन जाए। सिंपल है, सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि थ्रोम्बफ्लेबाइटिस, उससे आप सारी चीज़ें सोल्व कर सकते हो। ठीक है, सिंपल। इसमें भी देखो सेम ही, अगर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस दे रखा है, इरिथमा, रेडनेस, वार्म टेम्परेचर और एडेमा, swelling. Reallocation of blood supply is the most likely cause of change in blood pressure after bilateral lumbar sympathectomy. ठीक है, bilateral lumbar sympathectomy आजकल नहीं करते है ना, बट ये माना ये जाता था, या फिर अभी भी जो पुराने सर्जन है वो ये मानते हैं कि अगर आप बायलेटरल सिंपैथेटिक चेन को कट कर दोगे तो वहाँ पे जो इफेक्टेड लिम्ब है उसका सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, है ना। बट उसमें क्या मानते थे वो कि उससे ब्लड सप्लाई है वो वहाँ की बढ़ जाएगी। तो ये पुराना एमसीक्यू भी हो सकता है और नया भी हो सकता है। नए में तो ये पूछेगा नहीं, क्योंकि बायलेटरल सिंपैथेक्टमी से कोई टेम्परेरी रिलीफ मिलता है तो मिल सकता है, अदरवाइज परमानेंट उससे नहीं मिलता, है ना। ये टाइम बाइंग प्रोसीजर है, टाइम के लिए टाइम बाइंग मतलब आप समय खरीद रहे हो बीमारी का परमानेंट इलाज करने से पहले। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रीएलोकेशन मतलब जो सिंपैथेटिक चेन है वो कट गया, सिंपैथेक्टमी, सिंपैथेटिक सप्लाई आपने काट दी, तो सिंपैथेटिक सप्लाई हटने से क्या हो गया कि वहाँ पे वेसोडाइलेटेशन हो गया। तो सिंपल है, बायलेटरल सिंपैथेक्टमी का अगर क्वेश्चन आता है, लंबर सिंपैथेक्टमी का, सिंपैथेटिक सप्लाई काट दी गई तो क्या हो जाएगा, क्यूटेनियस वेसोडाइलेटेशन हो जाएगा, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, रीएलोकेशन ऑफ ब्लड सप्लाई। ये आपके वालों में भी पूछा गया है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिमेन इन द बेड एंड नोटिफाई द एचसीपी या डॉक्टर इफ साइन ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इज सीन। ये हम पहले भी कर चुके हैं, दोबारा ये क्वेश्चन पूछा गया कि थ्रोम्बस बना हुआ है तो उसको स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, हिलेगा तो हो सकता है एम्बोलाई हो जाए, तो उसको स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, फुट एंड एलिवेट, और डॉक्टर को बोल दो कि इसके सोनोग्राफी, कलर डॉपलर सोनोग्राफी या एंजियोग्राम कुछ भी कराओ, या फिर प्रिवेंशन के लिए एक आईवीसी में फ़िल्टर भी लगाते हैं कि अगर थक्का बना हुआ हो तो वो आईवीसी से ऊपर ना जाए, आईवीसी में आके अटक जाए। तो ये अलग अलग प्रोसीजर्स है, वो बाद में करे जा सकते हैं। हाइपोटेंशन इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया के बाद में कॉमनली नोट करा जाता है कई बार कि पेशेंट सडन बिल्कुल टोन चली गई, तो टोन जाते ही क्या हो जाएगा, पेशेंट सडनली रिलैक्स्ड एंड हाइपोटेंशन। ठीक है, तो ये फ्लूइड से मैनेज भी करते हैं वो लोग, और अगर फ्लूइड से नहीं हो रहा तो फिर नॉरएड्रेनालिन वगैरह से वो उसको कंट्रोल करते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ द मायोकार्डियम कॉजेज राइज इन द सिस्टेमिक ब्लड टेम्परेचर। देखो मायोकार्डियम मतलब मायोकार्डाइटिस, आइटिस लगते हैं वही 5 चीज़ें, पेन, डॉलर, रूबर, केलर, टेम्पर एंड लॉस ऑफ फंक्शंस। तो इसमें रेडनेस हम देख नहीं सकते, तो पेन महसूस हो सकता है और बॉडी का टेम्परेचर महसूस हो सकता है, तो ये जनरलाइज बॉडी का टेम्परेचर इसमें बढ़ा हुआ मिलेगा। पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट आफ्टर सर्जरी ड्यू टू प्रेशर ऑन द पोप्लिटिल स्पेस। सिंपल है, पेशेंट लेटा रहेगा, एक पोजीशन में रहेगा, ब्लड का स्टेसिस होगा। तो ब्लड का स्टेसिस होता है तो उसमें एक ट्रायड होता है, एंडोथेलियम का डैमेज, स्टेसिस ऑफ ब्लड और स्टेसिस ऑफ ब्लड और कोगुलेशन फेलियर। इन तीनों चीज़ों में क्या होगा, कुछ भी कारण होगा तो उस सब से क्या हो जाएगा, थ्रोम्ब बन जाएगा, है ना। ये थ्रोम्ब बन जाएगा तो इस थ्रोम्ब से क्या हो जाएगा, एम्बोलाइजेशन हो सकता है, ब्लड रुक गया, कोगुलेशन की कोई परेशानी है, या फिर एंडोथेलियम जो इनर लाइनिंग है उसका डैमेज है। इन सब सिचुएशंस में क्या मिल सकता है आपको, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है। और थ्रोम्ब एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम एम्बोलाई बोलते हैं। लंग्स में चला गया तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हार्ट में चला गया तो एमआई, ब्रेन में चला गया तो स्ट्रोक। इसमें नेक्स्ट टर्म है अपनी क्रोनिक ऑक्लूसिव आर्टेरियल डिजीज। ठीक है, डिजीज मतलब बीमारी, आर्टेरियल मतलब आर्टरीज की हैं जो हार्ट से लेकर जाती हैं ब्लड को, ऑक्लूसिव मतलब उनका जो ल्यूमन है उसमें रुकावट, और क्रोनिक मतलब लंबे समय से आर्टरीज के ल्यूमन में रुकावट की वजह से होने वाली बीमारियाँ। कारण क्या क्या हो सकता है, ट्रॉमा,
ट्रॉमा मतलब चोट लगना। वो चोट कैसे कैसे लग सकती है? फिजिकल चोट लग गई, बाहर से डंडा मारा, एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, हड्डी टूट गई। केमिकल मतलब कोई भी केमिकल की वजह से, केमिकल कोई ड्रग भी हो सकती है, कोई प्रोसीजर भी हो सकता है, प्रोसीजर में जो यूज़ करे जाते हैं फॉर्म स्क्लेरोथेरेपी वगैरह वो भी हो सकते हैं। थर्मल मतलब जो रिसेंट हमारे जो ट्रीटमेंट मॉडलिटी चल रही हैं जैसे लेज़र थेरेपी वगैरह में, उसमें क्या है थर्मल हाई टेम्परेचर की वजह से। तो इन सब में क्या है कि इन सब से क्या अगर मान लो ब्लड सर्कुलेशन रुका, आर्टेरियल रुका, तो वो क्या करेगा कि एक लोकलाइज जगह पे क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई रुक गई। ब्लड सप्लाई रुक गई तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्सर फॉर्मेशन हो जाएगा। अल्सर फॉर्मेशन मतलब वहाँ की सप्लाई रुकने से इस्चेमिया, इस्चेमिया नेक्रोसिस, गैंग्रीन, अल्सरेशन एंड गैंग्रीनस चेंजेस। तो मतलब क्या हुआ कि ब्लड सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई रुकने से ब्लड सप्लाई घट गई। ब्लड सप्लाई घटने से क्या हो गया, इस्चेमिया मतलब खून की सप्लाई कम है, उससे नेक्रोसिस, और नेक्रोसिस से अल्सर, गैंग्रीन, सिंपल। अब यही बात करें वीनस इनसफिशिएंसी के बारे में। वीनस इनसफिशिएंसी के साइन और सिम्टम। वीनस इनसफिशिएंसी कॉमन परेशानी है जो लोग जैसे सर्जिकल नर्सिंग स्टाफ, बस कंडक्टर्स, या फिर जिनके लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स है, टीचर्स, या फिर ऐसे लोग जो लंबे समय तक खड़े रहते हैं, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या है वेसल्स को काम करते रहना पड़ता है। और वेंस क्या है, लंबे टाइम तक आप स्ट्रेट पोजीशन में खड़े रहते हो तो उससे क्या है कि वेंस के ऊपर प्रेशर बढ़ता रहता है, तो उससे क्या होता है डायलेट हो जाती हैं वो, उनमें घुमाव पड़ना चालू हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं वेरिकोस वेन। तो उससे क्या होगा, क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी हो जाएगी। मतलब क्रोनिक वीनस है वो जो ब्लड रिटर्न है वो इनसफिशिएंटली वापस जाना चालू हो जाएगा। तो उसको हम साइन सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इससे क्या, ब्लड रुका, ब्लड रुकने से क्या हुआ, वहाँ पे सूजन आएगी, जो हम पहले बात कर रहे थे, रुकने से सूजन आई क्योंकि वो ब्लड है वो वेसल से बाहर निकल गया। और थोड़ी सी भी चोट लगी तो उससे क्या हो जाएगा, वहाँ पे बन गया अल्सर। अल्सर क्या होता है, ब्रीच इन कंटिन्यूटी ऑफ कवरिंग एपिथेलियम विद सम नेक्रोसिस। मतलब क्या हुआ, ब्रीच इन कंटिन्यूटी, जो कंटिन्यू स्किन चल रही थी उसमें कहीं तो रुकावट आ गई, वो कहीं टूट गई कंटिन्यूटी, और उसके बाद में क्या हुआ, वहाँ पर छोटा मोटा इन्फेक्शन भी हो गया, तो उससे क्या हो गया, नेक्रोसिस हो गया, सेल्स वहाँ की डेड हो गई, तो इसको हम बोलेंगे अल्सर। तो ये कैसा है, स्टेसिस मतलब रुकावट की वजह से। रुकावट किसकी, तो वेन्स के ब्लड की रुकावट की वजह से वहाँ पे स्टेसिस अल्सर हो गया। ब्लड है वो क्या है, बाहर निकल रहा है वेसल से, तो वहाँ पे बाहर ज़्यादा रुकेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन है उसका चेंज हो जाएगा, आयरन है वो आयरन सल्फाइड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, आयरन सल्फाइड में चेंज हो जाएगा, और ये क्या स्किन के नीचे जमा हो जाएगा, आयरन से आयरन सल्फाइड, ठीक है, फेरस से फेरस सल्फाइड में चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन, इसको ऐसे समझ सकते हैं, हीमोग्लोबिन था, ब्लड रुका, ब्लड में क्या होता है एचबी, इरिथ्रोसाइट्स में एचबी से क्या होगा कि इसका जो आयरन है, हिम आयरन वाला पार्ट है, और प्लस ग्लोबिन प्रोटीन है, तो लोहा पड़ा रहता है तो उस पर जंग आता है ना। तो सिंपल अगर उसमें समझें हम तो हिम आयरन का आयरन सल्फाइड में चेंज हो जाएगा, तो ये इसका कलर डिफरेंट होता है, इस कलर की वजह से ही हमारा वाला ये ब्राउन डिस्कलरेशन यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में याद करना चाहो तो लोहे पे जंग का एग्जांपल याद रख सकते हो। लोहा अगर पड़ा रह जाता है ज़्यादा दिन तो उस पर जंग आ जाता है। वैसे अगर ब्लड स्टेसिस रहेगा, हीमोग्लोबिन बाहर पड़ा रहेगा वेसल से लंबे टाइम तक, तो उसका जो आयरन है वो आयरन सल्फाइड में चेंज हो जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा, स्किन के कलर को चेंज कर देगा। दिस इम्पेक्शन कैन कॉज वेगल स्टिमुलेशन विच स्लोज द हार्ट। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ निकोटीन, जो वेनस इनसफिशिएंसी या फिर जो ये डिजीज़ हैं, इन डिजीज़ में कहीं ना कहीं स्मोकिंग का इफेक्ट आता है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ निकोटीन मतलब स्मोकिंग, सीधी बात किसकी करना चाह रहा है, स्मोकिंग दोनों हो सकती है, एक्टिव मतलब खुद पीता है, और पैसिव मतलब दोस्त पीता है। दोस्त भी स्मोकिंग करेगा तो धुआं छोड़ेगा तो आपके फेफड़ों में जाएगा, आपके सांस के साथ में, तो पैसिव स्मोकिंग होगी। आप खुद एक्टिवली स्मोक करते हो तो दैट इज एक्टिव स्मोकिंग। तो उससे क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन ऑफ पेरिफेरल वेसल होगा, इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ फ्लो।
पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में कंस्ट्रिक्शन होगा तो फोर्स ऑफ फ्लो है उसमें ज़्यादा यूज करना पड़ेगा ताकि वो वेसल्स खुलें। तो ए फ्यूअर इंक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट ड्यू टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म एंड वर्कलोड। तो उससे क्या होगा, ये लंबे समय तक रहने से क्या हो सकता है कि वहाँ की सप्लाई है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और उससे क्या है कि गैंग्रीन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है उसमें निकोटीन का इफेक्ट क्या है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द पेरिफेरल वेसल इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ फ्लो, उसके अगेंस्ट ज़्यादा रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। ठीक है, एक चीज़ आती है होल्टर मॉनिटरिंग। होल्टर मॉनिटरिंग क्या होती है, ये 24 घंटे तक आप एक होल्टर मॉनिटर मतलब एक ECG टाइप का मॉनिटर है वो लगा के पेशेंट को घर भेज देते हो, पेशेंट नहीं मतलब पर्सन को घर भेज देते हो और बोलो आप अपनी रूटीन एक्टिविटी करो, तो वो 24 घंटे की रिकॉर्डिंग करता है। तो द होल्टर मॉनिटर विल रिकॉर्ड एनी एबनॉर्मल हार्ट रिदम वाइल गो ऑन यूजुअल एक्टिविटीज़। तो होल्टर मॉनिटरिंग के बारे में पूछा जाए क्वेश्चन तो कब तक करनी होती है, तो 24 घंटे की ECG मॉनिटरिंग है एक टाइप से। करना कैसे है, पेशेंट के आपने लीड्स लगा दिया और एक ये इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है होल्टर मॉनिटर जिसमें ECG कंटिन्यूस रिकॉर्ड हो रही होती है, तो वो उसके बेल्ट पे लगा दिया और बोला आप अपना काम करो रूटीन जैसे आप करते आ रहे हो। तो पेशेंट को अगर मान लो कुछ ECG में चेंजेज या अनयूजुअल एक्टिविटीज़ है तो आप कर सकते हो आइडेंटिफाई। ड्यूरिंग होल्टर मॉनिटरिंग ए डेज एक्टिविटीज शुड बी रिकॉर्डेड सो दैट कैन बी कंपेयर्ड विद द अकरेंस ऑफ द डिसरिथमियाज। सिंपल है, तो उसमें आपने रिकॉर्ड करके देख लिया पूरा टाइम, कुछ चेंजेस होंगे तो आप उसको पकड़ के उसको फर्दर इवेल्युएट करोगे। कैफीन कॉफ़ी में होने वाला इज ए स्टिमुलेंट दैट कैन कॉज वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड एज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर क्लाइंट विद डिसरिथमियाज। एरिथमियाज में कैफीन और दोगे तो डिसरिथमियाज बढ़ेंगे। ECG क्या होता है, दिस इज ए नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव नॉन इन्वेजिव में फ़र्क क्या होता है, जिसमें आप बॉडी में कुछ पंक्चर कर रहे हो, ट्रॉमा कर रहे हो, पेशेंट को बॉडी में कुछ डाल रहे हो तो दैट इज इन्वेजिव। ECG में हम सिर्फ स्किन के ऊपर हैं तो ये क्या है, इसमें कोई पेशेंट को पेन नहीं है तो इसलिए ये कैसा है, नॉन इन्वेजिव टेस्ट टू चेक योर हार्ट रिस्पॉन्स टू द फिजिकल एक्टिविटी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मतलब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम द हार्ट रिकॉर्डेड ऑन ए पेपर इज ECG। मतलब हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको पेपर पे नोट डाउन करना ही ECG है। ठीक है, इन्फ्लामेशन इन द मायोकार्डियम कॉजेज राइज इन द सिस्टमेटिक ब्लड टेम्परेचर। ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हुआ आपकी उस बुक में। पल्स प्रेशर क्या होता है, तो डायस्टोलिक माइनस सिस्टोलिक। सिंपल, ज़्यादा वाले में से 120 माइनस 80 40, दिस इज पल्स प्रेशर। सिंपल, थैंक यू।